हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम करेंगे वाच्य, जिसे आप वॉइस कहते हो। तो वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। आम भाषा में मैं बता देती हूँ आपको, बोलने का विषय उसे हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाच्य में किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है या किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, उसे हम वाच्य कहते हैं। किसके अनुसार प्रयुक्त हुई का मतलब कर्ता के अनुसार हुई है क्रिया, या कर्म के अनुसार हुई है, या भाव के अनुसार हुई है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य में 3 की प्रधानता होती है। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारा कर्ता, कि जो क्रिया की जा रही है या क्रिया जो हो रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है या कर्म के द्वारा या भाव के द्वारा। ठीक है, तो कर्ता, कर्म और भाव इसके विशेष हैं कि इनकी विशेषता मुख्य तौर पर रहती है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि वाच्य में क्रिया किसके अनुसार हो रही है। तो जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या है, खेलता है। ठीक है, तो जो क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, अनुसार हो रही है। कर्ता क्या है इसमें, मोहन है, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो खेलता है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन। मोहन कौन है, कर्ता। तो इस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है। इसी के साथ का देखो दूसरा सेंटेंस है, मोहन द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पर क्रिकेट है जो मोहन हो गया कर्ता, और ये किसके द्वारा खेला गया, ये मोहन के द्वारा खेला गया। तो यहाँ पर है ये कर्म है, यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं इसका, मोहन से क्रिकेट खेला जाता है। तो खेला जाता है, यहाँ पर ये क्रिया है और खेला जाता है मीन्स भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर किसी मतलब क्रिया का। तो यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार, क्रिया किसके अनुसार प्रकट हो रही है, भाव के अनुसार। ठीक है, तो जहां पर कर्ता और ये कर्म और भाव, ये तीनों इसमें प्रधान रूप से देखने को मिलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है, वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है बेटा कृतवाच्य, सेकंड है कर्मवाच्य और थर्ड है भाववाच्य। ठीक है, तो इसके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक, तो फर्स्ट हम देखते हैं कृतवाच्य। तो यहाँ पे देखिए कृतवाच्य है जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो, कि क्रिया कौन कर रहा है, तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार ही उसे कर्तवाच्य कहते हैं। तो जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है वहां पर कृतवाच्य होता है। जैसे आपको एक उदाहरण से समझा देती हूं मैं। जैसे है रेखा मोहन को
पढ़ाती है। ठीक है, रेखा मोहन को पढ़ाती है। तो जो ये रेखा है क्या है, ये कर्ता है। ठीक, और जो क्रिया है पढ़ाती हो गई, ये हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, तो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, रेखा के द्वारा। रेखा मोहन को पढ़ाती है। तो रेखा कर्ता है और पढ़ाती क्रिया है। तो यहाँ पर तो इस वाक्य में रेखा और मोहन क्या है, कर्ता है। ठीक है, रेखा कर्ता है और क्रिया पढ़ाती हो गई है इसमें। तो इन वाक्यों में, इस वाक्य में रेखा कर्ता है, तो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, रेखा के द्वारा। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, रेखा पर, यानी कि कर्ता पर। तो यहाँ पर जहां पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है वहां पर कृतवाच्य होगा। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। मोहन फल खाता है। ठीक है, तो उसी पहले सेंटेंस की तरह देखते हैं हम। मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, मोहन फल खाता है, तो मोहन क्या हो गया बेटा, कर्ता हो गया, और खाता है क्या हो गई, क्रिया हो गई। ये क्लियर। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो, ठीक है, तो यहाँ खाता है क्रिया है, तो क्रिया का सीधा संबंध किससे हो रहा है, मोहन से। मोहन क्या है, कर्ता है। तो जहां पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वहां पर कृतवाच्य होता है। तो बेटे इन दोनों वाक्यों में मोहन कर्ता है और रेखा, ठीक है, खाता है कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार, अतः यह कृतवाच्य है। क्लियर। सेकंड नंबर पे आता है आपका कर्मवाच्य। जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो जहां पर भी क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होगा, कर्ता से ना होकर कर्म से होगा, तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। जैसे सीता ने दूध पिया। ठीक है, तो इस वाक्य में पिया क्रिया का एक वचन और पुल्लिंग रूप है। ठीक है, और जो दूध है कर्म के अनुसार आया है। ठीक है, तो दूध सीता ने क्या पिया, दूध पिया। सीता क्या है, कर्ता है, दूध कर्म है, पिया क्रिया है। तो यहां पर क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो गया है, कर्म से क्रिया का सीधा संबंध कर्म से है। तो दूध कर्म के अनुसार यहां आया है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। एक उदाहरण और देख लीजिए। सीता ने पत्र लिखा। सीता ने पत्र लिखा। ठीक, तो सीता क्या हो गई, कर्ता हो गई, पत्र हो गया कर्म, लिखा हो गई क्रिया। तो इसमें पत्र है जो कर्म है, तो इसमें भी कर्म के अनुसार ही क्रिया हुई है, तो यहां पर
कर्मवाच्य होगा। तो एक बात कर्मवाच्य में विशेष तौर पे हमने ध्यान रखनी है कि इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया ही होती है। सकर्मक क्रिया ही होगी जहां पर कर्मवाच्य होगा। तो सकर्मक क्रिया, अब आप ये देखेंगे कौन सी क्रिया है। आपको मैंने पहले भी जब पद परिचय कराया था तब मैंने अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में आपको बताया था। तो अकर्मक क्रिया वहां होती है जहां क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। और जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो ये तो अपने आप ही अंडरस्टूड है आपको कि जहां जिस क्रिया में कर्म है, जिस सेंटेंस में कर्म है, वो सकर्मक क्रिया है, और जहां सकर्मक क्रिया है तो वहां पर कर्मवाच्य है। ठीक है, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। क्लियर। थर्ड इसका भेद है हमारा भाववाच्य। ठीक है, तो भाववाच्य है जहां कर्ता और कर्म की नहीं, ना यहां कर्ता है और ना यहां कर्म है, बल्कि भाव की प्रधानता हो, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। महसूस करना, भाव प्रकट करना जिस चीज का, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसका आप उदाहरण देख लीजिए। नानी जी से चला नहीं जाता। ठीक है, तो बेटे इसमें चला नहीं जाता, इसमें विवशता या असमर्थता प्रकट की जा रही है। भाववाच्य की विशेषता यह है कि इसमें विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए किया जाता है प्रयोग इसका। ठीक है, तो दूसरा है जैसे मरीज से उठा नहीं जाता। ठीक है, तो आपने देख ली इसमें दोनों में असमर्थता आई है। नानी जी से चला नहीं जाता और मरीज से उठा नहीं जाता। ठीक, तो यहां पर इसका विशेष यह है कि भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है, भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है। भाववाच्य में ये याद रखना है, भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। ठीक है, तो भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। तो ये इसकी भाववाच्य की विशेषता है। ठीक है बेटे, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस सेंड करूंगी, वो आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं।